बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहसन ख़ान है और मैं आज आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। बेटा, आप अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक निकाल लीजिए। मैं आपको लास्ट टाइम जो लेसन स्टार्ट किया था हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके पेज नंबर 4 तक हमने कल 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। वाइट बोर्ड के ऊपर आप अगर गौर करें तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर लिखा हुआ है। लास्ट टाइम हमने जो रिएक्शन किया था, जिसकी डिस्कशन की थी, वो थी एक रिवर्सेबल रिएक्शन की डिस्कशन हमने लास्ट टाइम की थी। और इस रिवर्सेबल रिएक्शन के अंदर आपने ये देखा था कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। फिर हमने कल ये बात भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, कि हमने लास्ट में ये कहा था कि एक डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन और दूसरी जो डायरेक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं रिवर्स डायरेक्शन। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होकर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये बैलेंस होते हैं, हम ये कहते हैं कि अब हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो एक स्टेट पर आ चुका है और उसी स्टेट का नाम पड़ता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेटा, नेक्स्ट ये आपका टॉपिक भी है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? जब भी किसी भी रेट पर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और जब ये दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो इनके दरमियान एक मिक्सचर तैयार होता है और उस मिक्सचर की जो कंपोजिशन बनती है, यानी उसकी जो बनावट बनती है उस रिएक्शन की, उसको हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बेटा, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड वन इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आप वर्ड स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक का मतलब आपको पता होगा, आपने शायद फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा कि स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, जबकि डायनामिक का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस या कॉन्टिन्यू। तो अब यहाँ पर हमने 2 पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। या तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन प्रॉपरली रेस्ट इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, यानी बैलेंस तो होगा लेकिन रेस्ट फॉर्म में, या फिर वो इक्विलिब्रियम में जाएगा लेकिन कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में चलता रहेगा। तो बेटा, अगर आप बात सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम की करते हैं तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मुराद यहाँ पर कि आपका जो भी रिएक्शन था वो रिएक्शन एक लम्हा पर जाकर सीज़ हो जाएगा। कभी आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा यकीनन। अक्सर जब हमारी जो कार होती है उसका इंजन, हम कहते हैं सीज़ हो जाना, यानी रुक जाना। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपका जो भी रिएक्शन होगा वो जैसे जैसे प्रोसीड हो रहा था, प्रोसीड मतलब चल रहा था, प्रोसीडिंग के बाद वो सीज़ हो जाएगा। सीज़ का मतलब रुक जाएगा। अब बुक में जो एग्ज़ाम्पल है मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एग्ज़ाम्पल में वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है, आप अपने स्कूल की बिल्डिंग लगा लीजिए या आप अपने घर की बिल्डिंग लगा लीजिए। तो जो बिल्डिंग है वो एक जगह खड़ी रहती है। खड़ी रहने से मुराद यह है कि वो मूव नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, उसके ऊपर तीसरी ईंट, पूरी एक दीवार बना दी जाती है, तो 4 दीवारी जो होती है वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं, इस तरह के वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अब अगर बाहर से कोई भी हवा या कोई भी दूसरी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश भी करेगी तो उसको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा फिल वक्त। तो इस कंडीशन पर हम ये कहते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर जितनी भी ईंटें हैं, हम ये कहेंगे जितनी भी ब्रिक्स हैं, वो तमाम की तमाम रेस्ट पोजीशन में, मतलब बिल्कुल रुकी हुई हैं। तो ये आपकी पहली स्टेट है जिसे हम नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बेटा, इसके बाद आपकी दूसरी स्टेट आती है जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम।
डायनेमिक का मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसका मीनिंग कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है, यानी आपका जो भी रिएक्शन है वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन से चलेगा और फॉरवर्ड से किस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो रिवर्स से फॉरवर्ड में, यानी ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, हम ये कहेंगे। और एक बात इसमें एडिशन करेंगे कि चलता तो रहेगा लेकिन जो असल में इसकी डायरेक्शन है वो इन दोनों के एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट। अगर आप इसमें वर्ड ऑपोजिट का ऐड कर देते हैं तो ये डेफिनेशन बन जाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। अब अगर आप अपनी बुक पर आते हैं तो बुक पर पेज नंबर 4 के ऊपर आपको तकरीबन ये कंसीडर होगा 3rd पैराग्राफ, वहाँ पे रीडिंग है, मैं कर देता हूँ, आप ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। कहते हैं व्हेन वी थिंक ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम द फर्स्ट वर्ड दैट यूजुअली कम इन माइंड इन इज़ बैलेंस, यानी जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जो पहला वर्ड हमारे जहन में आता है वो है बैलेंस। आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। बेटा कहता है कि द बैलेंस में भी अचीव इन अ वैरायटी ऑफ वेज, कि अगर आपने बैलेंस करना है तो ये डिफरेंट मेथड से किया जा सकता है। थस बेटा ये व्हेन से आपका शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग आपको नज़र आ रही है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आप यहाँ से व्हेन का W जो है उसको कैपिटल करेंगे। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का इज़ द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब कि जितनी कंसनट्रेशन फॉरवर्ड की है उतनी ही कंसनट्रेशन रिवर्स की है। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, तो कंपोजिशन यानी जो उनकी बनावट होगी बनते वक्त वो रिमेन आपस में क्या रहेगी, मुकम्मल तौर पे कांस्टेंट रहेगी। इसको हम क्या नाम देंगे, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे आप लाइन देख रहे हैं, उसने लिखा हुआ है 2 पॉसिबिलिटीज़। आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की हेडिंग बनानी है। नीचे 2 पैराग्राफ हैं, एक में वर्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, एक में डायनामिक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। आप पॉसिबिलिटीज़ की हेडिंग देकर स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम लिख देंगे जैसे मैंने वाइट बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये 2nd पैराग्राफ आगे वाला, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सीजेस का मतलब यहाँ पर रुकना है। दिस हैपन मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब करिश्मा होता है या करिश्मे होता है। फॉर एग्जाम्पल A building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced। जैसा कि मैंने पहले आपको बिल्डिंग एग्जांपल दी, उसमें ब्रिक्स के बारे में बताया कि वो कांस्टेंट रहती है, तो ये उन्होंने वो ही बताई है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आप इसकी फर्स्ट 3 लाइंस लिखेंगे, इनको बैलेंस करके ये आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप only the rate of forward and reverse reaction become equal to each other। मीन टू से कि फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे के क्या होने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के इक्वल होने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। आप यहाँ तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आपको नीचे रेट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये इसका 2nd पॉइंट होगा। तो बेटा अभी तक मैं आपको बता दूं कि आपने क्या किया। तो अभी तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं 2। द फर्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक and dynamic equilibrium, and the second one is define chemical equilibrium state। तो बेटा ये आपके पास अभी तक 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद अगर आप पेज नंबर 5 पर देखें तो पेज नंबर 5 हमने कल लॉन्ग क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया था हाफ तक, जहाँ तक आपका ग्राफ बना हुआ है। उसके नीचे जो आपको डिटेल्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं, जो थ्योरी नज़र आ रही है, उसको आपने इग्नोर कर देना है। इग्नोर से मुराद ये है कि आपने याद नहीं करनी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उसको पढ़ेंगे भी नहीं। आपने वो थ्योरी ज़रूर पढ़नी है, ये आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद ब्राइट करेगी।
बेटा अब आप पेज नंबर 6 पर आ जाइए। पेज नंबर 6 पर आपके पास मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का टॉपिक है। बेटा इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपके पास बनता है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। बेटा अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने जहन में रखना है कि आपने कोई सी दो प्रॉपर्टीज़ मेंशन करनी है, कोई सी दो प्रॉपर्टीज़ आपने अपनी मर्ज़ी से लिखनी है। एल्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये असल में आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन यूँ आता है कि राइट अ नोट ऑन मैक्रोस्कोपिक, write a note on macroscopic characteristics of forward and reverse reaction। बेटा आपको ये बात मैं बता दूं कि बुक में टोटल इस टॉपिक के 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो या तो 5 मार्क्स का आएगा या 4 मार्क्स का आएगा। आपने ये ज़हन नशीन रखनी है ये बात कि अगर तो 4 मार्क्स का आएगा तो बुक पे जो 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं आपने वही कॉपी करनी है। लेकिन अगर ये 5 मार्क्स का आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप इस लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट में जो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे वो ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा है और यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन लिखा है तो फर्स्ट पे ही आप एग्ज़ाम्पल ऐड कर देंगे। वो एग्ज़ाम्पल क्या होगी, वो ऐसे होगी कि आप लिखेंगे H2 + I2 टू फॉर्म 2HI और आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये ख़ुद ब खुद रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कंफर्म्ड है। अगर आप इसी रिएक्शन को ऑपोजिट फॉर्म में लिख दें 2HI टू फॉर्म H2 + I2 तो ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि ये रिवर्स स्टेट को समझाएगा, रिवर्स स्टेट को बताएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट कंसीडर होगा। बाकी आपने बुक से देखने, इट इज़ क्वाइट सिंपल। तो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन का पहला पॉइंट है, कहता है इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। यानी फॉरवर्ड में क्या होता है, मैं इसी एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि फॉरवर्ड के अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ बना देते हैं, प्रोडक्ट्स। जबकि रिवर्स में क्या लिखा है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, जिसमें ये जो प्रोडक्ट होती हैं, हालांकि ये फॉरवर्ड में प्रोडक्ट थी ना, तो रिवर्स में भी इनको आप प्रोडक्ट सोचेंगे, इसको एज अ कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा क्या बना देंगी, रिएक्टेंट्स। आपने ये बात जहन में रखनी है कि इधर H2 और I2 असल में रिएक्टेंट्स थे, जबकि इधर H2 और I2 क्या हैं, प्रोडक्ट्स। बेटा दूसरी बात है फॉरवर्ड रिएक्शन का सेकंड पॉइंट है, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो आपको नज़र आ रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, आपके लेफ़्ट हैंड से आपके राइट हैंड में, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। जबकि रिवर्स के बारे में लिखा हुआ है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके ऑपोजिट, यानी 2HI इसके ऑपोजिट बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने इसको पहले ऐसे लिखा भी हुआ है कि फॉरवर्ड जो है वो आगे की तरफ और रिवर्स जो है वो पीछे की तरफ। बेटा सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट आपका स्टार्ट होता है, कहते हैं कि एट द इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो उसका रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन इसके साथ अगर आप फोर्थ पॉइंट देखें फॉरवर्ड रिएक्शन का तो आपको समझ आएगा वहाँ पर लिखा हुआ है इट स्लो डाउन ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब है रफ्ता रफ्ता, यानी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद वो आराम से स्लो डाउन होता जाएगा। और ये बात मैंने कल के लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ग्राफ में भी एक्सप्लेन की थी कि जैसे ही आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होना शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाती है। सॉरी। इसी तरह अगर आप देखें फॉरवर्ड के बाद दूसरी जो आपके पास टाइप बन रही थी वो थी रिवर्स की। तो अगर आप बाकी दो प्रॉपर्टीज़ रिवर्स रिएक्शन की देखें
तो आपको नज़र आएगा कि जो आपके पास रिवर्स रिएक्शन है, जैसे ही वो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या होती है, स्लो होती है। जबकि उसने थ्योरी में एक वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का उर्दू में मीनिंग होता है बराए नाम। बराए नाम से मुराद कि इतनी मिकदार में कम चीज़ कि वो मुयस्सर ना हो, यानी हम उसे काउंट नहीं करते, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि हमें उसे मानना पड़ता है। तो जो आपका रिवर्स रिएक्शन है वो जब स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में वो स्लो होगा, नेग्लिजिबल होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये वर्ड मैंने कल भी यूज़ किया था, विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर आप ग्रेजुअली कह लें। ग्रेजुअली क्या होगा, आराम आराम से इसकी जो स्पीड है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी दो लास्ट प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने रिपीट कर देता हूँ रीड करके। फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में लिखा है, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। जबकि फॉरवर्ड की ही फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली। अगर आप रिवर्स में देखें तो लिखा हुआ है इन द बिगनिंग, यानी आगाज़ में, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल, कि वो बराए नाम होता है, वो स्लो होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट स्पीड अप ग्रेजुअली। ग्रेजुअली यानी रफ्ता रफ्ता ये क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, ये फास्ट हो जाता है। तो बेटा ये जो आपका टॉपिक था, इसमें मैंने आपको बताया कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने कोई से 2 पॉइंट्स लिखने हैं, जबकि लॉन्ग में आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि बुक में 4 पॉइंट्स अवेलेबल हैं और 1 पॉइंट मैंने खुद ऐड कर दिया जिसको आपने राइट खुद से करना है। बेटा अगर आप इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें तो आपका फिर एक और प्रॉपर्टीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसका नाम है मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेटा ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज के कम से कम 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये रीड करके ही आपको समझ आ जाएंगी। फिर भी इसमें 1-2 बातें बताने वाली हैं, वो मैं आपको वाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन मैं लिख दूँ लेकिन स्पेस अवेलेबल नहीं है, आप समझ जाएं। क्वेश्चन होगा राइट अ नोट ऑन मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो पहली प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको रीड करेंगे तो उसमें उसने पहली प्रॉपर्टी में ये बात एक्सप्लेन की है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है वो आ जाए, तो उसके लिए जो कंडीशन इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास जो आपकी फ्लास्क है, उस फ्लास्क का माउथ वो ऊपर से क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अगर आपकी फ्लास्क का माउथ क्लोज्ड है तब ही इजीली कौन सी स्टेट आ सकती है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ सकती है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है, इसको ज़रा देख लीजिए। कहते हैं अ फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर गिवन बिलो। द फर्स्ट वन इज़ एन इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल। अचीवेबल यानी हो सकता है, ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। किसमें, सिर्फ एक क्लोज्ड सिस्टम में। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन विच सब्सटेंसेस कैन नीदर लीव नॉर एंटर। आपने इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ा ही होगा जहाँ पे आपने किसी चीज़ को मना करना होता है तो नीदर नॉर लगता है, और अगर किसी चीज़ को अपनाना होता है तो ईदर और लगता है। बहरहाल यहाँ पे आपने ब्रैकेट मिस नहीं करनी, आपने इसको भी राइट करना है। लिखा हुआ है इन विच सब्सटेंसेस कैन नीदर लीव नॉर एंटर। जब आपका ये बीकर होगा, मैं अगर इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, ये आपका बीकर है। इस बीकर का माउथ ऊपर से अगर आपने क्लोज किया हुआ है, आपने मिसाल के तौर पे H2 + I2 लिया हुआ है जो मिलकर बन रहा है 2HI। रिवर्सेबल रिएक्शन है, 2HI ऊपर जाएगा, बीकर के साथ कोलाइड करेगा, टूट के दोबारा ये बनाएगा। फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड, ये पूरे का पूरा जो मतलब कि कंडीशन है इसके अंदर ये चलते रहेंगे। एक वक्त आएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। लेकिन आपने याद रखना है कि बीकर को क्लोज करने का मतलब ये था कि ना तो बाहर से कोई चीज़ आप इसके अंदर एंटर करेंगे और ना ही कुछ और ना ही कोई चीज़ इसके अंदर से बाहर जा सकती है। बीकर का माउथ क्लोज करने का मकसद ही ये था। दूसरा पॉइंट आपका बहुत इजी है, उसको आपने बुक पे ही देखना है। वो तकरीबन जितना मेरा ख्याल है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को उन्होंने दोबारा रिपीट करके लिखा हुआ है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डजंट स्टॉप। आपको बताया कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे कभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं रहता।
अगर नहीं रहता तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन किस स्टेट में रहेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहेगा। तो बेटा वो कहता है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट। सेम रेट का मतलब कि कंसंट्रेशन फॉरवर्ड और रिवर्स की इक्वल होगी, सेम होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। बेटा तीसरा पॉइंट है, कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट यानी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है डू नॉट चेंज। डू नॉट चेंज से मुराद ये है, मतलब ये है कि जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप एग्जांपल ले लें कि आपने 100 हाइड्रोजन ली है, 100 आयोडीन ली है, तो जाहिर सी बात है इधर आपके पास 200 हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगी। ये मैं एक वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन 100 है, आयोडीन 100 है, तो ये असल में हाइड्रोजन और आयोडीन की क्या कंसीडर होंगी, कंसंट्रेशंस। और इन्हीं कंसंट्रेशंस की वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बनेगी तब ही तो आप ये कहेंगे कि जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है किसके, रिवर्स रिएक्शन के। अगर किसी भी वजह से इनके अंदर कंसंट्रेशन चेंजेस होती हैं तो कभी भी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पर नहीं आएगा। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताता चलूँ, हमने कल ये कहा था कि हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता, जबकि आयोडीन का एक स्पेसिफिक कलर होता है जिसको हम पर्पल कहते हैं। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो ये भी क्या होती है, कलरलेस। आपने ये बात जहन में रखनी है कि इनके कलर्स पे, इनकी जो दूसरी चीज़ें उन पे भी किसी चीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी सेम ही रहेंगी। यानी अगर हाइड्रोजन गैस कलरलेस है तो वो कलरलेस ही रहेगी। बात समझ आ रही है आपको? ये अगर पर्पल है, कौन, आयोडीन, तो ये पर्पल ही रहेगी। और जब ये रिएक्ट करके बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड तब ये कलरलेस ही रहेंगे। किसी भी कंडीशन की वजह से ये चेंज नहीं होंगे, इंटरनल कंडीशंस की वजह से। Sorry, at equilibrium state the amount of reactant and product do not change, even physical properties। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैं अगर आपको याद करवाऊँ तो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में आपने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, और वही नाम इधर लिखे हुए हैं, कलर, डेंसिटी रिमेन द सेम। ये तमाम चीज़ें भी क्या रहेंगी, सेम। कलर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपको डेंसिटी के बारे में बताऊं तो आपने यकीनन ये पढ़ा ही होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D=m/v। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मैस भी उस चीज़ का ज़्यादा होगा, जबकि वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। लेकिन क्योंकि आपको मैंने ये बताया था, अगर आपको याद हो 9th क्लास में बॉयल्स लॉ में, कि जितनी भी गैसेस होती हैं उन गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, अगर आपको याद हो। तो इसी तरह यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन एक गैस है, तो गैस होने की वजह से इनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जबकि इनका मैस और इनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तभी तो हाइड्रोजन आयोडाइड नीचे से चलेगा और चल के ऊपर तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसको वेकेंट स्पेस ऊपर नहीं मिलेगी तो वो टकरा कर बीकर की वॉल के साथ वापस नीचे आके क्या बना देगा, रिएक्टेंट्स। बेटा इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप खुद कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो इसकी वजह से उस बीकर के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकती है। मिसाल के तौर पे आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने यही कंसंट्रेशंस ली हुई थी जिनकी अभी हमने बात की है, लेकिन इन कंसंट्रेशंस को आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने थर्ड पॉइंट में आपको बताया था कि वो चेंज नहीं होती। लेकिन अगर आप खुद करने की कोशिश करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन और इसका जो रिवर्सेबल रिएक्शन है उससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, आपने इनकी कंसंट्रेशन अगर 112 थी, यानी टोटल 2 और 2 4 थी, आपने बाहर से मज़ीद ऐड करवाने की कोशिश की। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर आप मज़ीद ऐड करवाएंगे तो ये पूरे का पूरा जो इक्विलिब्रियम स्टेट आनी थी, उस इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। इफ़ेक्ट पड़ने से मुराद के एक हिसाब से मैं ये कहूँगा कि ये पूरे का पूरा जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है, ये पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या आ जाएंगी, चेंजेस आ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो कहते हैं कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब, कि इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो सकती है, एंड अगेन अचीवेबल,
और दोबारा इसको हम अचीव भी कर सकते हैं अंडर द गिवन कंडीशंस, कि जैसे कंसंट्रेशन यानी उनकी अमाउंट, प्रेशर जो लगती है और टेम्परेचर। अब आप यहाँ पे पूछें कि प्रेशर और टेम्परेचर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मोस्टली हमने इस केस में गैसेस की बात करनी होती है, और गैसेस की बात पर आपको पता है कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीन जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि गैसेस की मेजर प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करती हैं। इसी वजह से यहाँ पे उसने कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर का वर्ड इस्तेमाल किया है। मैं ये बात आपको ये फिर बताता चलूँ कि यहाँ पर एक्विलिब्रियम स्टेट पे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, ये डिस्टर्ब होगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डिस्टर्ब होने के बाद ये दोबारा अपने कॉन्स्टेंसी के लेवल पर नहीं आएगा। ये अपने कंसिस्टेंसी के लेवल पर आएगा और लेवल पर आकर ये बैलेंस भी होगा, ये बैलेंस यानी कांस्टेंट भी होगा, लेकिन फ़र्क इतना पड़ेगा कि टाइम इफ़ेक्ट पड़ेगा। टाइम इफ़ेक्ट कैसे? अगर आपने इसकी कंसंट्रेशंस को पहले मेजर करके डाल दिया, उसको आपने हीट दी, वो पूरे का पूरा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, हो रहा था, उसको होने में मिसाल के तौर पे 5 मिनट लगने थे, लेकिन आपने बाहर से कंसंट्रेशन मज़ीद ऐड करवा दी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से वो टाइम 5 मिनट से बढ़कर आपका जो एक्विलिब्रियम स्टेट आनी थी वो किस पे चली जाएगी? 10 मिनट। तो टाइम चेंजेस हो जाएगा। इसीलिए उसने लिखा है पॉइंट में, मैं फिर इसको रिपीट कर दूं, एन एक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड, कि ये डिस्टर्ब होगी, एंड अगेन अचीवेबल, कि आप इसको दोबारा क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं अंडर द गिवन कंडीशंस, और वो कंडीशंस अवेलेबल है। तो बेटा ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, आप उनको मार्क कर लीजिए। यकीनन उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपने मार्क कर लिए होंगे। अगर आपको उनके आंसर मार्क नहीं हो रहे या आपसे उनसे सही मार्क नहीं लग रहा, तो आपको PDF फाइल में नोट्स मेरी तरफ से अवेलेबल होंगे, आप उनसे भी उनको याद कर सकते हैं। बहरहाल पेज नंबर 18 पर पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यकीनन ये आपको समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ये आज ही हमने किया है। थर्ड वन इज़ गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद जो हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं ना रिवर्स रिएक्शन की, वो हैं। उसके बाद है, हाउ इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं पेज नंबर 6 में, उसमें से एक पॉइंट है जो इसका आंसर है। उसके बाद है, वाई एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डजंट स्टॉप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। पेज नंबर 6 पे पॉइंट नंबर 2 इसका आंसर है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, आइदर यानी दोनों तरफ। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में अभी डिस्कशन हुई है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, उसका पॉइंट नंबर 4 है। तो बेटा आप देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया था इस टॉपिक को टीच करने से पहले कि इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज का इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रॉपर्टीज़ को सही तरह याद करिए, इन्हें सही तरह मार्क करिए। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आती, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर शुजाउल हसन से रुजू करें, उनसे डिस्कस करें। बाकी इंशाल्लाह अगली बातें हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।